हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर हमारा टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ईएमएफ इक्वेशन। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर की प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स ईएमएफ इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या है? ए ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। एक ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें दो या दो से अधिक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, इंटरलिंक्ड बाय ए कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, जो एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा इंटरलिंक होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन देम। मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर कराने के लिए। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर टेक्स प्लेस विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रही है वो बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए एनर्जी ट्रांसफर, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट एक्सेप्ट सिंगल फेज एसी पावर, जो केवल सिंगल फेज एसी पावर को एक्सेप्ट करती है, एंड आउटपुट सिंगल फेज एसी। और आउटपुट क्या होता है? सिंगल फेज एसी। यानी सिंगल फेज एसी इनपुट देते हैं और आउटपुट भी हमें क्या मिलता है? सिंगल फेज एसी। दिस इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन नॉन अर्बन एरियाज। यह जो ट्रांसफॉर्मर उपयोग में आता है वो नॉन अर्बन एरियाज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग आता है। एज द ओवरऑल डिमांड एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड आर लोअर देन थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। चूँकि इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है और जो इसकी कॉस्ट है वो थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से कम होती है। दे आर यूज्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह उपयोग में आता है। टू डिक्रीज द होम वोल्टेज, घरों के वोल्टेज को कम करने के लिए, टू ए सूटेबल वैल्यू, एक सही वैल्यू तक घरों के वोल्टेज को स्टेप डाउन कराने के लिए उपयोग में लेते हैं। विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित किए हुए। फॉर दिस रीजन इट इज कॉमनली यूज्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंसेज। इसलिए ये पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंसेज में उपयोग में आता है। एट रेजिडेंसेज, और रेजिडेंसेज में घरों में उपयोग में आता है। व्हाट इज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर? सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन क्या है? ए ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस। एक ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो क्या करती है? मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिकल कोइल्स। इसमें दो इलेक्ट्रिकल कोइल्स होती हैं, कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब इसमें दो इलेक्ट्रिक कोइल्स होती हैं जिन्हें क्रमशः प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर रिसीव्स पावर। प्राइमरी वाइंडिंग पावर, जो ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो पावर को रिसीव करती है, व्हाइल द सेकेंडरी वाइंडिंग डिलीवर पावर। जबकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो पावर को डिलीवर करने के काम आती है। ए मैग्नेटिक आयरन सर्किट कॉल्ड कोर इज कॉमनली यूज्ड टू रैप अराउंड दीज कोइल्स। एक मैग्नेटिक आयरन सर्किट उपयोग में लेते हैं जिसे हम कोर कहते हैं। दो दीज टू कोइल्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। यद्यपि ये दोनों कोइल्स हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं और दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, और मैग्नेटिकली रूप से ये लिंक होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, मैग्नेटिकली ये आपस में जुड़ी रहती हैं। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। एन इलेक्ट्रिक करंट वैन पास्ड थ्रू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। तब एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, विच इंड्यूसेज ए वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ वोल्टेज इंड्यूस करता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के आधार पर द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज एट द आउटपुट। एप्लीकेशंस के आधार पर जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जो आउटपुट पर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए उपयोग में आते हैं। जो आउटपुट पर जो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए उपयोग में आते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मर इज टाइपिकली ए पावर ट्रांसफॉर्मर। यह जो ट्रांसफॉर्मर है वो बेसिकली ये मुख्य रूप से एक पावर ट्रांसफॉर्मर है विद हाई इफिशियंसी, जिसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, एंड लो लॉसेज, और लॉसेज क्या होते हैं? कम।
द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर डायग्राम इज शोन बिलो। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर सर्किट जो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम है वो नीचे दिखाया गया है। ये है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। Principle of single phase transformer. The single phase transformer works on the principle of Faraday law of electromagnetic induction. Single phase transformer जो वर्क करता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। फैराडे का इंडक्शन का नियम क्या था? The instantaneous EMF induced in a circuit is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. The circuit single phase transformer works on the principle of Faraday law of electromagnetic induction. Typically, mutual induction between primary and secondary winding is responsible for the transformer operation in an electrical transformer. जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन की प्रक्रिया रेस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। वर्किंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ए ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। एक ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक पावर इन वन सर्किट टू अनदर सर्किट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ये जो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में समान फ्रीक्वेंसी पर। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पाई जाती हैं। दिस ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। when the primary of a transformer is connected to an AC supply। जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग की जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है उसको AC सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। द करंट फ्लोज इन द कोइल। तो कोइल में करंट फ्लो होता है एंड द मैग्नेटिक फील्ड बुल्डअप और मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दिस कंडीशन इज नॉन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी कंडीशन को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। एंड द फ्लो ऑफ करंट इज एज पर द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इसमें करंट फ्लो होता है वो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण होता है। एज द करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही करंट की वैल्यू 0 से इसकी अधिकतम वैल्यू तक जब करंट पहुंचता है, जैसे ही करंट 0 से अपनी अधिकतम वैल्यू तक पहुंचता है देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। एंड इट इज़ गिवन बाय d∅/dt। और इसे दिया जाता है d∅/dt। d∅/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। This electromagnet forms the magnetic lines of the force and expand towards from the coil, forming a path of magnetic flux। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है फॉर्म्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यह फोर्स की मैग्नेटिक लाइंस को बनाती है एंड एक्सपेंड आउटवर्ड फ्रॉम द कोइल। और कोइल के बाहर की तरफ फैलती है। फॉर्मिंग ए पाथ, एक पाथ बनाती है ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एक मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ बनाती है। द टर्न्स ऑफ बोथ वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग्स के जो टर्न्स हैं गेट लिंक्ड बाई दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा लिंक रहते हैं। दोनों वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा लिंक्ड रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द कोर, जो मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो जो कोर के ऊपर डिपेंड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड कम है या ज़्यादा है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है इन द वाइंडिंग। यानी वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ टर्न्स लगाए हैं उसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड है, जो कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उस नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करती है। एंड द अमाउंट ऑफ करंट, और करंट की मात्रा के ऊपर। द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये प्राइमरी, जैसा कि ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम दर्शाया गया है, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें हम प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज AC सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे ही हम AC सप्लाई देंगे तो क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स NP है। इसमें जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कोर में बनने लगता है जो प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ लिंक होता है। और जो आउटपुट है वो हमें AC सिंगल फेज AC मिलता है। EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। व्हेन ए साइनसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, जैसे हम ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एक साइनसॉइडल वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। अल्टरनेटिंग फ्लक्स φm सेटअप इन द आयरन कोर, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स φm है वो आयरन कोर में सेटअप हो जाता है। दिस साइनसॉइडल फ्लक्स लिंक्स
दिस साइनसोइडल फ्लक्स लिंक्स विद द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ये जो साइनसोइडल फ्लक्स है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के साथ लिंक होता है। द फंक्शन ऑफ द फ्लक्स इज ए सेम फंक्शन, जो फ्लक्स का काम समान है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिराइव्ड मैथमेटिकली। जो फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट कैसे चेंज हो रहा है उसको मैथमेटिकली हम डिराइव करते हैं। द डेरिवेशन ऑफ द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज शोन बिलो। ईएमएफ इक्वेशन की जो डेरिवेशन है ट्रांसफॉर्मर के लिए वो नीचे दिखाई गई है। फाई एम बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन वेबर। फाई एम क्या है? फ्लक्स है, फ्लक्स की अधिकतम वैल्यू है, इसकी यूनिट क्या है? वेबर। एफ बी द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। इसको फ्रीक्वेंसी को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग में। N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। फाई इज द फ्लक्स पर टर्न इन वेबर, यानी प्रत्येक टर्न में कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो है फाई फ्लक्स, और इसकी यूनिट क्या है? वेबर। ये जो डायग्राम दर्शाया गया जिसमें देखो एक एसी वेव दर्शाई गई है जिसमें फाई एम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की फाई एम जो प्लस फाई एम जो डिनोट कर रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स को डिनोट कर रहा है, माइनस फाई एम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। As shown in the above figure that the flux changes from plus phi m to minus phi m। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है जो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, जो फ्लक्स में चेंजेज हो रहे हैं वो प्लस फाई एम से लेके माइनस फाई एम तक हो रहे हैं इन हाफ साइकिल ऑफ 1/2f सेकेंड। यानी 1/2f सेकेंड की हाफ साइकिल में जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो प्लस फाई एम से लेके माइनस फाई एम तक हो रहा है। फाइव फैराडे लॉ, फैराडे के नियम के अनुसार लेट E1 बी द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग। माना E1 EMF है जो प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा है। E1 बराबर माइनस के डी शाई अपॉन डी टी, बेयर शाई बराबर एन फाई, जहाँ पे शाई की वैल्यू क्या है? बराबर एन फाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इस इक्वेशन में शाई की जगह क्या पुट कर देंगे? एन फाई। देयरफॉर E1 बराबर माइनस के N1 डी फाई अपॉन डी टी। शाई की जगह क्या रख दिया अपन ने? माइनस के N1 फाई, तो क्या आ गया? माइनस के N1 डी फाई अपॉन डी टी। सिंस फाई इज ड्यू टू द सप्लाई एसी सप्लाई, चूंकि जो फ्लक्स बन रहा है वो एसी सप्लाई के थ्रू बन रहा है, तो फाई बराबर फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। E1 बराबर माइनस के N1 डी अपॉन डी टी फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे माइनस जो साइन है वो लेंज के नियम को डिनोट कर रहा है। E1 बराबर माइनस के N1 डी अपॉन डी टी, यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने फाई की वैल्यू रख दी फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के N1 साइन ओमेगा टी का, फाई एम कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा? N1 माइनस के N1 ओमेगा फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। नीचे जो इक्वेशन है वो E1 बराबर क्या आ जाएगी? माइनस के N1 ओमेगा फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस ऑफ ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? खोल के लिखेंगे तो E1 बराबर कॉस ऑफ ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री। तो खोल दिया इसको कॉस ऑफ ओमेगा टी को। E1 बराबर N1 ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस के 5/2। सो द इंड्यूस्ड EMF लैग्स फ्लक्स बाई 90 डिग्री। ये डिनोट कर रहा है कि जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF की अधिकतम वैल्यू क्या होगी? E1 मैक्स बराबर जो ये E1 मैक्स बराबर N1 ओमेगा फाई एम, जहाँ पे ओमेगा ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf, तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर देंगे? 2πf। E1 मैक्स बराबर ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया हमने? 2πf N1 फाई एम। तो यहाँ पे अब इसकी रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू लेंगे तो क्या आ जाएगी? E1 बराबर E1 मैक्स अपॉन √2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 मैक्स इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 में E1 मैक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो E1 बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो E1 मैक्स की जगह क्या रख देंगे? ये 2πf N1 फाई एम अपॉन √2। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? E1 बराबर √2 πf N1 फाई एम। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई 3.14। अब इसमें क्या करेंगे? पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 इन द इक्वेशन 7। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ E1। जैसे ही इसमें
पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो E1 की वैल्यू क्या आएगी 4.44 Fn1 इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरी साइड सिमिलरली सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ निकालेंगे तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा E2 बराबर √2 पाई एफ N2 फाई एम और E2 बराबर 4.44 Fn2 फाई एम। अब दोनों जो इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 के द्वारा ये आया है E2 अपॉन E1 दोनों को डिवाइड कर दिया E2 अपॉन E1 तो यहाँ से क्या आ जाएगा E2 अपॉन E1 बराबर 4.44 से 4.44 कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, फाई एम से फाई एम कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या गया E2 अपॉन E1 बराबर N2 अपॉन N1 बराबर K। द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड द टर्न्स रेशियो। ये इक्वेशन क्या कहलाती है टर्न्स रेशियो कहलाती है वेयर K इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जहाँ पर K को क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। द इक्वेशन 8 एंड 9 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज शोन बिलो यूजिंग द रिलेशन। इक्वेशन 8 और 9 को इस रिलेशन के द्वारा लिख सकते हैं फाई एम बराबर यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बराबर फाई एम फ्लक्स बराबर BM इंटू AI। BM is the maximum flux density, AI is the iron area, where AI is the iron area and BM is the maximum value of flux density। तो E1 बराबर क्या आ जाएगा 4.44 N1 F BM AI वोल्ट एंड E2 बराबर क्या आ जाएगा 4.44 N2 F BM AI। फॉर ए साइनसॉइडल वेव के लिए क्या होगा RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू बराबर फॉर्म फैक्टर बराबर 1.11 यानी कि साइनसॉइडल वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.11। हियर 1.11 इज द फॉर्म फैक्टर, हियर 1.11 इज द फॉर्म फैक्टर।